साथियों नमस्कार। मैं आपका भाई कपिल फौजी। आप लाइव देख रहे हो। साथियों, आप सबको मालूम है कि 8वां पे कमीशन गठन करने का भारत सरकार ने ऐलान भी कर दिया और उसके ऊपर भारत सरकार काम भी कर रही है। और आने वाले दिनों में आप जब देखोगे तो उसका नोटिफिकेशन भी निकल जाएगा। मार्च के लास्ट तक, मार्च तो चला ही गया, अब तो अप्रैल का ही महीना है। अप्रैल में ही TR और नोटिफिकेशन निकल जाएगा। बिशंबर तिवारी जी नमस्कार। श्रीकांत कंतु जी नमस्कार। साथियों, अब सवाल ये है कि क्या देश भर के पूर्व सैनिकों को अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलन करना चाहिए? अगर वो आंदोलन करते हैं तो क्या 8वें पे कमीशन में जो परमेचर है उनको आरोपी का लाभ मिलेगा? मिलिट्री सर्विस पे एक समान होगी, फिटमेंट फैक्टर एक समान होगा, डिसेबिलिटी पेंशन एक समान होगी, एक्सपीए की जो विसंगति है वो दूर होगी, सूबेदारों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी, ऑनरेडी जो भी रैंक है क्या उनको पक्का रैंक वाला पेंशन मिलेगा? क्या सैनिक विधवाओं की पेंशन में कुछ इजाफा होगा? कोई 50% जाएगी? कम्यूटेशन 15 साल से घटा के 12 साल होगा अगर पूर्व सैनिक आंदोलन करते हैं? जायज सवाल है, बिल्कुल होगा। साथियों, अगर आपकी जायज हक सरकार तक और पे कमीशन के आयोग तक पहुंच जाए किसी भी तरह से और पे कमीशन उसके ऊपर विचार करे तो आपकी पेंशन में इजाफा होगा। बाबूलाल स्वामी जी राम राम कह रहे हैं। अंत कुमार जी भाई गुड इवनिंग बोल रहे हैं। तो फायदा होगा। अब बात यह है कि क्या पूरे देश के पूर्व सैनिक, खासकर जो संगठन है, क्या वो एक मंच पे आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब समय भी नहीं है और पूर्व सैनिकों को अपना अहंकार, अपना घमंड छोड़ के, खासकर संगठनों को, उनको एक मंच पे आना चाहिए। क्या ये एक मंच पे आएंगे? तो साथियों, ये सवाल थोड़ा सा अजीबोगरीब। साथियों, मैं पिछले 12 साल से तकरीबन इस संघर्ष में हूं पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए। मैंने यहां पर जो संगठन देखे हैं उनके अंदर एक अहंकार भी देखा है। मतलब कुछ इस तरह से देखा कि ये जो संगठन चला रहे हैं ये पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए संगठन नहीं चला रहे, ये अपने चेहरे को चमकाने के लिए या पूर्व सैनिकों के कंधे पे राजनीति करने के लिए। अगर हम इनसे बात करें कि इन्होंने जो संगठन बनाए वो जवानों की जायज मांगों के लिए बनाए, पर वो तो बहुत पीछे रह गई। अब इनका मेन जो है, जो चीजें हैं वो है कि मेरा संगठन बढ़ा। अरे भाई, आपका संगठन जब बढ़ा जब आप 30 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांगे पूरी करवा दो। पूर्व सैनिकों को कोई मतलब नहीं इन संगठनों से और ना इन संगठनों के नेताओं से कोई मतलब है। पूर्व सैनिक इनको तन से, मन से, धन से समर्थन करते हैं। अगर पूर्व सैनिक नहीं होंगे तो ये किसके नेता होंगे? 11-12 साल में मैंने बहुत सारी रैलियां देखी हैं जंतर मंतर पे, हर एक संगठन ने करी है। दूसरे संगठन उसके अंदर नहीं पूछा। और समर्थन करने वाले कौन है? हम ही हैं, पूर्व सैनिक। हमने पूछ के दिल्ली में इनकी रैलियां कामयाब भी करी तो अपनी जेब से पैसा भी दिया, पर ढाक के 3 पात ये वहीं की वहीं रहने। 1 साल जंतर मंतर पे आंदोलन चला और इतिहास में ये दर्ज है कि इतना लंबा आंदोलन ना कभी पहले चला और ना कभी आने वाले समय में
दूर दूर तक इसकी संभावना। फिर भी आप देखो कि उसमें जो संगठन है, संगठन के नेता हैं, उन्होंने उस आंदोलन में एक दिन की भी हाजिरी नहीं लगाई। यहां तक कि उस आंदोलन का विरोध कराया बहुत सारी संस्थाओं ने। आप ठीक हैं, आप उस आंदोलन में मत जाइए, पर आपका नैतिक कर्तव्य यह था कि भाई जो भी जंतर मंतर पे बैठे हैं वो जायज मांगों के लिए बैठे हैं और हमारी और उनकी कॉमन मांगे, सरकार को उनके मांगों पे ध्यान देना चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। इतने शब्द भी इन्होंने नहीं कहा किसी न्यूज चैनल में। इन्होंने स्पेशल विरोध करा, चंदा खा गए, ये खा गए, वो खा गए, ये कर गए, वो कर गए। अब आते हैं मेन बात पे कि 20 फरवरी को सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया और एक मांग पत्र माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को दिया। उसके बाद में 9 मार्च को वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने कॉल किया और सभी संगठनों को उन्होंने न्योता दिया। बहुत ही अच्छी पहल उनकी, अच्छी है पहल। अब वहां पर जो देखा उस मीटिंग में और जो देश भर के पूर्व सैनिकों ने कमेंट करा सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो मीटिंग एक तरह से फेल हो गई, क्योंकि उसमें भी वन मैन की तरह अपने विचार थोपे गए कि हम अप्रैल के अंदर बड़ी रैली करना चाह रहे हैं। ठीक है, पूरे देश के सैनिक तन मन धन से समर्थन करेंगे और आएंगे भी। अब हमारा जो सवाल है, और मेरा सवाल नहीं है, 30 लाख पूर्व सैनिकों का, जो अप्रैल में आंदोलन होने जा रहा है, उसके नेता कौन है, उसके लीडर कौन है, कॉमन प्रोग्राम क्या है? क्या किसी संस्था का यह आंदोलन है? अगर किसी संस्था का आंदोलन है तो पूर्व सैनिकों की मांगों का क्या होगा? तो वहां पर जब मैंने देखा कि 6 आदमियों की कमेटी बना दी, चलो अब सवाल यह भी है कि 6 आदमी अगर सरकार की गोद में बैठ गए जाके, तो आंदोलन तो बिखर जाएगा पूरा का पूरा। 6 आदमियों की कमेटी किसी भी तरह से जायज नहीं है, ना सामाजिक तौर पे, ना नैतिक तौर पे, और ना जिम्मेवारी के तौर पे। तो एक तो वो मीटिंग बिल्कुल फेल हो गई, क्योंकि जो 9 मार्च की जो मीटिंग थी, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने जो दिल्ली में मीटिंग बुलाई, उससे पहले वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने देश भर की जितने भी संगठन हैं उनको इन नेताओं के साथ में एक मीटिंग करनी थी, और उस मीटिंग को सिर्फ सोशल मीडिया में इतना ही आना था कि आज हमारी मीटिंग हुई और कुछ मुद्दों पे हमारी सहमति बनी है, अगली मीटिंग में हम और 2 कदम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक संगठनों की सहमति नहीं बनी। दूसरी तरफ पे सूबेदार अर्जुन सिंह जी का भी वीडियो देखा। अब सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ जी कह रहे हैं कि 1% भी संभावना होगी एकता के लिए हम आगे आएंगे। अच्छी बात है। मैं सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ से पूछना चाहता हूं कि आप आज से 30-35 साल पहले रिटायरमेंट आए, आपने कोई आंदोलन किया है दिल्ली में पूछ के पूर्व सैनिकों के लिए? आपको लेके आई सबका सैनिक संघर्ष कमेटी दिल्ली, और आपने कोई आंदोलन नहीं किया, ना ही आंदोलन का अनुभव आपके पास में। अब जो आपके संगठन में जो आपकी कार्यकारिणी है, उसमें से कई सदस्य गवर्नमेंट जॉब पे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकार के नौकर हैं। कुछ सदस्य
वकालत के क्षेत्र में है, वो अपनी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो आपके पास में तो आदमी है ही नहीं। पूर्व सैनिक आपके कहने से उठेंगे नहीं। तो यहां यह समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ सोशल मीडिया पे बोलने से कि हम एकता के पक्षधर हैं। चलो मैं मानता हूं आप पक्षधर हैं, पर आप 2-3 कमेटियों के ही लीडर क्यों बने? जब हम ये कह रहे हैं कि भाई 41 आदमियों की, 51 आदमियों की एक संयुक्त मोर्चा घोषित किया जाए, वो 41-51 आदमी ही पूर्व सैनिकों के लीडर होंगे। हो सकता है उन 41 से 51 आदमियों में से कुछ आदमी सरकार की गोद में बैठ जाएं या सरकार उनको डरा दे, तो बाकी के जो बचे सदस्य हैं वो आंदोलन को आगे लेके जा सकते हैं। ये बात बताओ, ये गलत है या ठीक है? इसका उदाहरण किसान आंदोलन है जो कामयाब रहा। आज के दिन अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा संगठन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों का विश्वास है, क्योंकि उन्होंने आज तक लोगों से 10 रुपये भी नहीं लिए, ना ही उनका कोई अकाउंट नंबर है। हाँ, संघर्ष बहुत है और ऐसे ऐसे संघर्ष हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पूरे देश को जगाने में अगर महत्वपूर्ण जगह है तो उनकी है। तो वहां पर हम देखें कि अगर दिल्ली में कोई आंदोलन होगा पूर्व सैनिकों का, उसमें सबसे ज्यादा संख्या बल कहां से आएगा? अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट करके बताना। सबसे ज्यादा जो संख्या बल आएगा वो आएगा पंजाब से। पंजाब के सैनिक आएंगे लाखों में। अगर 41 आदमियों की कमेटी बनती है तो तकरीबन पंजाब से 21 से लेके 25 सदस्य सिर्फ पंजाब के होने चाहिए और 15-20 सदस्य बाकी देश के होने चाहिए, क्योंकि आंदोलन जहां की संख्या बल ज्यादा उठेगी वहीं के सदस्य लिए जाएं। आम पूर्व सैनिक को लीडर नहीं बनना, आम पूर्व सैनिक को नेता बन के अपना चेहरा नहीं चमकाना, आम पूर्व सैनिक को संसद या विधानसभा में नहीं बैठना, आम पूर्व सैनिक को नेताओं के तलवे नहीं चाटना। आम पूर्व सैनिकों को चाहिए उनका हक, OROP, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन आदि आदि आदि। जब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पूरे देश के पूर्व सैनिकों को कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जो संगठन है इनको क्या दिक्कत है कि 41 आदमियों की कमेटी बने, 51 आदमियों की कमेटी बने? तो साथियों, पता है क्या दिक्कत इनको? अगर 41-51 आदमियों की कमेटी बन गई तो इनके चेहरे फीके पड़ जाएंगे। ये वन मैन आर्मी से आम पब्लिक में आ जाएंगे। इनके पास में माइक नहीं रहेगा, ये अपना चेहरा नहीं चमका सकते, ये सरकार से पिछले दरवाजे से गुफ्तगू नहीं कर सकते, मीटिंग नहीं कर सकते। इसलिए इन चीजों का इनको सबसे ज्यादा डर है कि नहीं यार, 41 आदमियों की कमेटी नहीं बनानी, 51 आदमियों की कमेटी नहीं बनानी, मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाना, संयुक्त मोर्चा नहीं बनाना। साथियों, आप कह तो देते हो कि एक मंच पे आ जाओ, एक मंच पे आ जाओ, एक मंच पे आ जाओ। कभी बुद्धिजीवियों की तरह सोचा भी करो कि कमी कहां है। कमी है जो देश भर में 800 के करीब पूर्व सैनिकों के संगठन हैं, उनके नेताओं में। उनके नेता नहीं चाहते
कि आपकी मांगे पूरी हों, आपको ओआरओपी मिले, मिलिट्री सर्विस पे मिले, डिसेबिलिटी पेंशन मिले, फिटमैन फैक्टर मिले। और रही खई कसर जो कोट टाई वाले यूट्यूबर निकाल देते हैं, एक भ्रम की सृष्टि, एक बरगलाने का काम जो कोट टाई वाले कर रहे हैं पिछले सालों से। अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान किया है तो कोट टाई वाले यूट्यूबरों ने किया। आए दिन कहते हैं कि जेसीओ रैंक को आरोपी 3 में 8,000 रुपये का फायदा हो जाएगा। अगले दिन वही कोट टाई वाले कहते हैं सूबेदार को 9,000 का फायदा हो जाएगा। उससे अगले दिन फिर कहते हैं 10,500 का फर्क उनको फायदा हो जाएगा। 0 का फायदा हो रहा है। तो साथियों, ये जो संगठन है, संगठन के नेता हैं, ये आम पूर्व सैनिक नहीं बनेंगे। और जिस दिन ये आम पूर्व सैनिक बन गए उस दिन आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी। ये एक बिल्कुल सच्चाई है, काले पे धोला लिख रहा हूं। इनको अपने चेहरा चमकाने से बाज आना पड़ेगा। इनको वन मैन आर्मी नहीं बनना पड़ेगा कि माइक लेके मंच के ऊपर ही खड़े रहे, होटलों के अंदर मीटिंग करके पनीर पकोड़े खा ले। नहीं यार, तो साथियों, जो अप्रैल में कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन है या ये है, उसकी तो हवा निकल गई है। उसकी तो बिल्कुल हवा निकल गई। आप अप्रैल का महीना भी आ जाएगा, परसों से शुरू हो जाएगा, और वो आंदोलन भी देख लेना। क्योंकि उसमें जब आप देखोगे तो वन मैन आर्मी पाएगा एक आदमी, और एक दिन की रैली से कभी भी आपकी मांगे भारत सरकार तक नहीं पहुंचेंगी। समय भी कम है, इसके लिए आपको लगातार धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। मई 2 महीने के अंदर रैलियां करनी पड़ेंगी। सिर्फ पूरे साल 4 रैलियां होंगी, और 4 रैलियों के अंदर अंदर सरकार आपकी मांगे पूरी करने के लिए कमेटी गठित कर देगी। ऐसा नहीं है कि पूर्व सैनिक दिल्ली नहीं आएंगे, नहीं भाई, उतावले हैं। मेरे पास में रोज फोन आते हैं गांव लेवल से, तहसील लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, कि कपिल भाई अब की बार जब आंदोलन होगा तो हम गांव से 25 व्यक्ति आएंगे, हम तहसील से 2 बस लेके आएंगे, हम डिस्ट्रिक्ट से रेल की टिकट लेके आएंगे। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के फोन आते हैं मेरे पास। मैं कहता हूं कि सर, जब तक मिनिमम प्रोग्राम और संयुक्त मोर्चा नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित नहीं होगी, तब तक हम नहीं जाएंगे। से कोई भी धरना प्रदर्शन करे, हम उसमें शामिल नहीं होंगे। हाँ, हमारा समर्थन है, पर बाहर से समर्थन है, क्योंकि हमारी और जो संगठन आंदोलन कर रहा है उनकी मांगे कॉमन है, एक ही मांगे। पर हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए रैली नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि कमेटी के अंदर कपिल भाई को ले लो या दूसरे सदस्यों को ले लो। मैं कभी जाता ही नहीं किसी कमेटी में। हम तो अपनी मेहनत करना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं। तो इसलिए मैं पहले ही मना कर देता हूं कि ना तो अपने पैसे खराब करने हैं, ना ही अपनी ऊर्जा खराब करनी है, और ना ही दिल्ली के अंदर भाग दौड़ करके आनी है। जब तक ये मिनिमम प्रोग्राम नहीं लेके आते, और जब तक सभी संगठन के अध्यक्ष बैठ के विचार विमर्श नहीं करते। और ये नहीं है कि वो संगठन का नेता ही आके वहां विचार विमर्श करे, नहीं, संगठन के जो भी 2-4 व्यक्ति हैं वो भी आए उस मीटिंग में, और उनके विचार साझा किए जाए और संयुक्त मोर्चा बनाया जाए, तब आंदोलन चलेगा। इसके अलावा आंदोलन नहीं चलेगा। अगर कोई ख्वाब ले रहा है तो भैया उसके ख्वाब अभी पता लग जाएगा अप्रैल में। वो कहते हैं ना, तेरी हांडी में कितना घी है, तो वह हांडी भी दिख जाएगी और सारी चीजें दिख जाएंगी। विनोद कुमार भाई बोल रहे हैं, भाई आप सही बोल रहे हो विनोद कुमार भाई। मैं 30 लाख पूर्व सैनिकों के हक में बोल रहा हूं।
30 लाख पूर्व सैनिकों को नेताओं से कोई मतलब नहीं है कि कपिल फौजी नेता है, लीडर है, भाड़ में जाए कपिल फौजी। उनको अपनी मांगों से मतलब है। तब वो पूर्व सैनिक समर्थन कर रहे हैं किनका? जो आंदोलन करेंगे। उनको पैसा भी दे रहे हैं, वो अपनी पेंशन से दे रहे हैं, पेट काट काट के दे रहे हैं। हमारी सैनिक विधवा माता बहनें भी पैसा पहुंचा रही हैं। अब मैं सीधी सी बात करूं, सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ इस एकता में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, पर वो होंगे नहीं। अगर सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ ये कहे कि वाकई में भाई कमेटी बननी चाहिए, एक संयुक्त मोर्चा, और जो पैसा मैं जंतर मंतर से लेके आया था, जो पैसा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने वहां पर्ची काटी थी, और वो पैसा हमारे पास में है, वो पैसा मैं उठा के उस कमेटी के हवाले कर दूंगा, तो एक तो इससे पूर्व सैनिकों के विश्वास बहाली होगी, और विश्वास बहाली बहुत जरूरी है। पूर्व सैनिकों के मनोबल को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। मैं तो नहीं कह रहा भाई वो पैसा मेरे को दे दो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो जनक राज को दे दो, गोपाल कृष्णा को दे दो। अरे जो 41-51 आदमियों की कमेटी बनेगी उसके हवाले कर दो, और वो 41 आदमियों में सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ भी होंगे, तो वाइस के प्रधान वीर बहादुर भी होंगे। अब उस पैसे को आप आंदोलन में यूज करो, और वो पैसा आया भी आंदोलन के लिए था, न कि घर रखने के लिए आया था या होटलों के अंदर पनीर पकोड़े खाने के लिए आया था। ये चीजों तो नहीं आया था ना साथियों। मैं भी चाह रहा हूं कि हमारे पास में एक लास्ट मौका है। अगर पे कमीशन जब आ गया, उसकी रिपोर्ट आ गया, उसके बाद में तो आप भूल जाओ, जितने संगठन हैं, जितने कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, इनकी सबकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, सबकी बंद होनी पे कमीशन की बात। अब भी इनके पास में मौका है कि अप्रैल की रैली को पीछे हटा के अपनी मीटिंगें करो, एक दौरे की मीटिंग करो, अगर उसमें सहमति नहीं बनती तो दूसरे दौरे की मीटिंग करो, तीसरे दौरे की मीटिंग करो, चौथे दौरे की मीटिंग करो। बातचीत से हर चीज का हल निकलता है। और बातचीत किस लिए करनी है? 30 लाख पूर्व सैनिकों के मान और सम्मान के लिए। हमारा अहंकार, हमारा घमंड हमारे साथ ही चला जाएगा। कोई विनम्र बन रहा है ना, तो उसको हजारों आशीर्वाद मिल रहे हैं 30 लाख पूर्व सैनिकों के, और विनम्र बन के ही आप अपने संघर्ष को जीत सकते हो। इसके अलावा कोई चांस नहीं है। कल्लू बाठी जी कह रहे भाई सही बात बोल रहे हो, हम आपके साथ हैं। परस चौहान जी भाई कपिल परमेश्वर वाले आरोपी मिले तो बताना। अब मेरे पास में परमेश्वर वालों के भी फोन आ रहे हैं दबा के, क्योंकि 8वें पे कमीशन तक उनको और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी उनकी पेंशन में फर्क हो गया। 2600-2700 रुपये का अंतर हो गया सिपाही, नायक, हवलदार सबकी पेंशन में। और ये अंतर जब फिटमेंट फैक्टर के साथ में गुणा होगा, चाहे कोई भी फिटमेंट फैक्टर लगा लो, ये अंतर और बढ़ जाएगा, और 2029 तक और बढ़ जाएगा। और अब की बार जो परमेश्वर जंतर मंतर पे पूछेंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, पर वो पूछेंगे जब सारे संगठनों के हाथ ऐसे ज्वाइंट मिलके खड़े होंगे, और वो भी 41 आदमियों के, जिसके अंदर कोई नेता नहीं होगा। वो 41 आदमियों की कमेटी ही नेता होगी पूर्व सैनिकों की। उसकी जवाबदेही है 30 लाख पूर्व सैनिकों की तरफ से। इसलिए मैं कभी भी 2, 4, 6, 8 आदमियों की कमेटी को ना तो समर्थन करूंगा, ना मैं उस आंदोलन में भाग लूंगा, क्योंकि मैंने 12 साल तो वैसे हो गया संघर्ष करते हुए, और 1 साल जो आंदोलन चला जंतर मंतर पे, उसको बहुत गहराई से समझा है। और गहराई से समझने के बाद में आप लोगों को मैं ये कह रहा हूं कि बगैर कमेटी के आंदोलन कामयाब नहीं होगा। कि मैं 12 साल हूं और 1 साल आंदोलन को मैंने देखा है, उसको लड़ा है, उसके अंदर रहा हूं, भूखा प्यासा जैसा भी था। घर से सुबह सुबह भागता था, शाम को घर लौटता था 11 बजे 12 बजे। डेली के 2-2.5 हजार रुपये अपनी जेब से लगा रहा था।
पेंशन का पता नहीं लगता था, 10 दिन में खत्म हो जाती थी। आस पड़ोस वालों से मांगता था, कम से कम 1,80,000 के करीब मेरे पे कर्जा चढ़ गया था उस पूरे आंदोलन में। मैंने कभी किसी से 10 रुपये नहीं लिए, कभी मैंने, ये आप जो वीडियो देख रहे हो, मैंने कभी स्कैनर नहीं चलाई, पेटीएम मैंने नहीं डाला कि आप मेरे अकाउंट में रुपया डाल दो। नहीं भाई, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं लिया आज तक जिंदगी में। जो कुछ किया वो अपने 30 लाख पूर्व सैनिकों, 7.5 लाख माता बहनों की एक छोटी सी आवाज है, बस उसी को पूछा रहा हूं, जितने भी ये पूर्व सैनिकों के नेता है उन तक। अरुणागिरी आर्मी सैनिक एकता जिंदाबाद कह रही है भाई विनोद सिसोदिया, ये सबको सभी ने ठगा है, चाहे गवर्नमेंट हो, पॉलिटिशियन हो या ईसीएम संगठन हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हो विनोद भाई, बिल्कुल आप कह रहे हो। सबसे ज्यादा ठगा है तो पूर्व सैनिकों के संगठनों ने ठगा है, पूर्व सैनिकों को ही ठगा है। 900 के करीब संगठन है, 900 के करीब पूरे देश में, और कोई भी अपनी नैतिकता के हिसाब से पूर्व सैनिकों के हकों के लिए आवाज नहीं उठा रहे। सब लीडर बनने का सपना, सबको प्रधानमंत्री बनना, सबको रक्षा मंत्री बनना, ऐसे नहीं बना जाएगा मेरे भाइयों। गौर प्रयाव्या, यू आर डूइंग वेल वर्क फॉर यूर वेटरन्स, गॉड ब्लेस यू भाई बोल रहे हैं। भूपेंद्र प्रताप जी, भाई कुछ भी करो कर लो, परमेश्वर वालों को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है भूपेंद्र प्रताप भाई, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी कर लो। आपके सामने रोटी रखी है और मैं कह दूं कि कुछ भी कर ले तेरे मुंह में नहीं जाएगी, ये कोई बात थोड़ी है। नहीं, अरे जब तक खड़े नहीं होगे, जब तक संघर्ष नहीं करोगे, अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ोगे, तो भाई कौन आपको सोते हुए दे जाएगा ये चीजें? ये तो कोई बात थोड़ी हुई है। आप बैंक में जाते हो, काफी देते हो, फार्म भरते हो, तो बैंक वाला पैसा देता है। हर चीज को आप इतना दिल कमजोर करके बोल रहे हो। अरे आप सैनिक हो, कारीगल की पहाड़ियों पे दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। अपने संघर्ष के लिए तो कम से कम ऐसे शब्द ना बोलो। हाँ, मैं मानता हूं कि आपका मनोबल तोड़ा गया है पूर्व सैनिक संगठनों की तरफ से, वो नेता बिल्कुल खड़े नहीं उतरे, ये पूरे देश के 30 लाख पूर्व सैनिकों को पता है। पर हर बार प्रयास करना चाहिए। देखो मेरे भाई, कुएं के अंदर मेंढक भी गिर जाता है ना, वो भी रोज 50-100 पर ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है। उसको भी पता है कि मैं मंडेर पे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, पर प्रयास नहीं छोड़ता। और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो कुएं को भी पार कर जाता है। कालू भाटी जी नमस्कार। प्रस चौहान जी, भाई कपिल भाई परमेश्वर के लिए बोल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जी पंजाब से हैं। विष्णु बिश्नोई जी, यू आर करेक्ट कपिल सर। राम नारायण जी, आप कब से लगे हो? क्या नस कर निकला? केवल वीडियो ही है, डिलीट रहते हो? भाई राम नारायण बोल रहे हैं कि आप कब से लगे हो और क्या निकला। इसके लिए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं सिंपल सी एक बात बता दूं, अगर आप जैसे जो इंसान हैं जो घर में बैठ के ताश खेलते हैं, जिनको ईसीएचएस में जाते थे ना, अलग अलग ओपीडी लेनी पड़ती थी, ये जवान की अफसर की, ये संघर्ष की बदौलत है जो हमारे पूर्व सैनिकों ने लड़ा। चाहे उसमें हम भी छोटे मोटे भागीदार होंगे कि वो पट्टियां हट गई। जो सीएसडी के अंदर जो आपको गाड़ियां 4 हो गई 8 साल के बाद में, साइक प्रथा पे कंट्रोल हुआ है। आपको ओआरओपी में 1 से लेकर 3rd तक कुछ नहीं मिलना था अगर संघर्ष नहीं होता तो। भूख हड़ताल पे नहीं बैठते पूर्व सैनिक। ओआरओपी 1 में भी 13 दिन सबका कमेटी भूख हड़ताल पे बैठी। 1 साल अभी 2023 में जंतर मंतर पे बैठी, तब जाके ओआरओपी 3 में कुछ आपकी बढ़ोतरी हुई है। पर आपको नहीं मालूम, आपको सिर्फ पैसे निकालने आते हैं बैंक से, और ये पूछना आता है कमेंट में कि मेरे अकाउंट में कब पैसा आएगा, कब एरियर आएगा। मेरे भाई भूपेंद्र जी, आप सॉरी भाई राम नारायण जी, हम तो आप लोगों से ज़्यादा परेशान हैं।
कोटाई वालों से ज्यादा कि वीडियो मेरा लाइव है, वीडियो में मैं कोई रविंद्र फौजी की तरह ये तो कह नहीं रहा कि मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो। आपको देखना तो देखो यार, मत देखो यार, क्या दिक्कत। मैं कह रहा हूं आपके हकों की बात पूरे वीडियो में कि आपके ये हक हैं। क्या आपको मिलिट्री सर्विस पे एक समान हो जाएगी, डिसेबिलिटी एक समान हो जाएगी तो मेरी जेब में डाल दोगे उसमें पैसा? अभी आपकी OROP 3 की बढ़ोतरी आई सिपाही से हवलदार की, कुछ बढ़ा। अगर 1 साल आंदोलन नहीं चलता तो वो भी नहीं बढ़ना था। फिर बढ़ोतरी आई, किसी ने मेरे को 10 रुपया दिया या मैंने किसी से 10 रुपया लिया? क्या यार, वैसे ही आप बोलते रहते हो। गोपाल रेड्डी नमस्कार बोल रहे हैं भाई। परस चौहान जी राम राम बोल रहे हैं। बाबूलाल स्वामी भी भाई नमस्कार बोल रहे हैं। भूपेंद्र प्रताप जी, भूपेंद्र प्रताप इसको सब भाई मत सुनो। भूपेंद्र प्रताप भाई मत सुनो, क्या दिक्कत है? मैं तो हमेशा कहता हूं जो अर्दली हैं, जो जूते पुलिस करने वाले हैं, वो मेरी बातों को कभी हजम ही नहीं कर सकते। क्योंकि जिन्होंने कभी एडी पंजे की नौकरी नहीं करी, जिनकी साइकिल ही लाइन शेयर क्वार्टरों की तरफ चली है, तो उनको कितना भी ज्ञान दे लो, कितना भी उनके आत्मसम्मान की बात कर लो, कभी भी उनके हकों की बात कर लो, वो ऐसी ही बात कहते हैं भूपेंद्र प्रताप भाई। क्योंकि आप लोगों ने काम ही ऐसे किए। आपको पता है कि आत्मसम्मान क्या है? नहीं पता होगा। आपको पता है मिलिट्री सर्विस पे एक समान क्यों होनी चाहिए? 6 मीटर कपड़ा आपने पहना, 6 मीटर कपड़ा उसने पहना, उसके लिए भी वही बॉर्डर है जो आपके लिए। जब बम आके गिरता है ना, जब चोट लगती है तो इतनी चोट आपको लगती है, इतनी उसको लगती है। पर यहाँ पे डिसेबिलिटी पेंशन से लेके हर चीज में भेदभाव, तो आप कहाँ समझोगे? और मैं आप लोगों को क्यों समझाऊं भाई? राजेंद्र सिंधे बिल्कुल सही बात है, सही है सर। भूपेंद्र प्रताप भाई बोल रहा है ये कपिल फौजी कोई डिफाल्टर होगा। अगर आपको डिफाल्टर लगता हूं तो डिफाल्टर लगा ले। मैं तो अपने हकों की बात करता हूं, आत्मसम्मान की बात करता हूं। आगे लिखता है ये सभी भाइयों को गाली देता है। मैं किसी को गाली नहीं देता। मैंने आपको गाली दी? मेरे को पता है भाई मैं क्यों गाली दूं। आप खुद ही बता रहे हो कि मैं अर्दली था, मैं सहायक था, तो मैंने क्या गाली देनी है यार? जब वहां मजा आ रहा था, आपकी ड्यूटी में आप थी, सही समय पे प्रमोशन हो जाता था, तो मैं क्या गाली दे रहा हूँ? आपके अपने साथियों से पूछो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। विनोद कुमार आप सभी को राम राम भाई बोल रहे हैं। बाबूलाल स्वामी भूपेंद्र आपको क्या समस्या है बताओ? पेंशन तो आपको भी मिलती है। जनक फौजी वाइस भाई, जनक फौजी तो प्रणाम करता हूँ। जनक फौजी तो 1 साल आंदोलन चला गया। जनक फौजी को सलूट है ऐसे से इन पे भाई। ये विनोद कुमार कह रहे हैं ये भूपेंद्र कौन है भाई? मेरे को भी नहीं पता सर कौन है कौन नहीं है। ये सब ये पिछले सर्वेंट क्वार्टरों के रहने वाले होंगे सर, उसी के अंदर इनका बिस्तर होगा। वही ऐसी बात करते हैं जिनको कुछ नहीं पता, जिनको सिर्फ ये पता कि बस मेरी ये बता दे कितनी बढ़ोतरी रहे। प्रवीण कुमार जय हिंद बोल रहे हैं। RKS PTI सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद बोल रहे हैं। भूपेंद्र क्या पता कौन सा ये हो सकता है भाई, आजकल कई तरह के अंग्रेज हैं। इंद्रवीर सिंह जी सिरोही राम राम बोल रहे हैं। राजेंद्र तौर सत श्री अकाल जी बोल रहे। राजेंद्र हैं। होशियार सिंह जी नमस्कार। अंत कुमार जी गुड इवनिंग बोल रहे हैं। बाबूलाल ये भाई नई साल की राम राम। सत्येंद्र जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कपिल भाई। मैं खुद अपने गांव से, मेरे गांव में 67 पूर्व सैनिक हैं और तकरीबन मैं उनमें से 47 और 50 लेके पूछूंगा जंतर मंतर पे जब भी कोई आंदोलन होगा। पर आपके कहने अनुसार ही पूछेंगे। देखो मतलब मैं इतना कह सकता हूं, वाक्य में 30 लाख पूर्व सैनिकों के दिल में कशिश है कि उनका हक मिलना चाहिए और वो तैयार भी है तन से, मन से, धन से। वो दिल्ली में भी पूछेंगे, पर दिल्ली में पूछे कैसे? क्योंकि भाई अभी तक कोई संयुक्त मोर्चा नहीं बना और बगैर संयुक्त मोर्चा के आंदोलन फैल होना है। अगर हम दिल्ली पूछेंगे तो एक तो हमारा पैसे की बर्बादी होगी, दूसरी हमारी भागदौड़ होगी। तो भाई फिर पूछना ही क्यों है?
जब तुम अपनी मैं नहीं छोड़ रहे तुम, और जबकि मैंने ये पता है इन संगठनों के पास में इनके कहे अनुसार कोई भी पूर्व सैनिक दिल्ली में नहीं पूछेगा, फिर भी इनकी अकड़, इनका अहंकार नहीं जा रहा। और मैं हमारे एक शब्द के ऊपर हजारों पूर्व सैनिक दिल्ली में पूछ जाते हैं। अगर मैं अभी कोई वीडियो भी डाल दूं किसी अकाउंट को लेके, तो भाई 24 घंटे के अंदर 5-7 लाख रुपए पूर्व सैनिक पहुंचा देंगे उस अकाउंट में आंदोलन के लिए। इतनी, क्योंकि हमने विश्वास कमाया है, हमने किसी के 10 रुपये लेके नहीं भागे, तो तब भी हमारे में अहंकार नहीं है, तब भी हमारे अंदर घमंड नहीं है, तब भी हम इनको हाथ जोड़ रहे हैं। अरे भाई तुम ही नेता बन लेना, तुम ही लीडर बन लेना, पर तुम आ तो जाओ एक कमेटी बना के संयुक्त मोर्चा, और उससे संयुक्त मोर्चा में सबसे ज्यादा जो सदस्य होंगे वो पंजाब स्टेट के ही होंगे। कम से कम 25 सदस्य आप पंजाब के रख दो, आपको रामलीला ग्राउंड के अंदर बैठने की जगह मिल जाए। तो इतना मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि जहां का संख्या बल सबसे ज्यादा उठेगा वहीं के सदस्य सबसे ज्यादा होने चाहिए। किसान आंदोलन में 41 किसानों की जत्थेबंदी थी, उसमें से 36 जो किसान नेता थे वो अकेले पंजाब के थे, और 450 संगठन पूरे देश के थे। देखो कितने सदस्य थे, 36 या 37 सिर्फ किसान पंजाब के थे, और बाकी जो 7-8 बचे वो पूरे देश के थे, और संगठन थे 450 के करीब। तब उनका आंदोलन कामयाब हुआ। तो हमारा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, असंभव कोई बात ही नहीं होती कभी भी। भाई किसी का और है तो बहुत सारे भाइयों ने लिख रखा है। बिल्कुल सर, वेटरन वेलावन राम राम जी बोल रहे हैं, स्काई बिर्ड जय हिंद बोल रहे हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी जब तक संगठन नहीं होंगे तब तक ना मुमकिन है। सर संगठन नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं एक संयुक्त मोर्चा बने पूर्व सैनिकों का, 41 आदमियों की कमेटी बने, और वो 41 आदमी ही पूर्व सैनिकों के लीडर होंगे, नेता होंगे। अगर 2-4 लीडर बन के खड़े हो रहे हैं तो सरकार या तो उनको तोड़ लेगी या सरकार उनको डरा धमका के बिठा लेगी, तो फिर आपका आंदोलन फिर पीछे चलेगा। फिर क्यों पैसे लगाने की जरूरत है, क्यों फिर भाग दौड़ मचाने की जरूरत है। और दूसरी चीज ये कि एक दिन के आंदोलन से आपकी मांगे सरकार तक नहीं पहुंचेंगी, उसके लिए आपको लगातार बैठना पड़ेगा, जिस तरह से 2023 में बैठे थे। मैं बैठने के लिए तैयार हूं, जब मेरा समय, जब भी मेरे को समय देंगे 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तब मैं अपनी पूरी टीम के साथ में बैठ जाऊंगा। तो मेरा तो अगर 1 साल भी आंदोलन चला तो 1 या 2 बार ही नंबर आएगा 15-15 दिन का। तो सभी संगठनों का ऐसे ही 1 या 2 बार ही नंबर आएगा, और हर दूसरे महीने में एक बड़ी रैली हो, चाहे उसके लिए रामलीला ग्राउंड तैयार करनी पड़े, और सब पूर्व सैनिकों को सिर्फ 4 बार दिल्ली आना पड़ेगा। 4 बार आने के बाद में सरकार आपकी मांगे पूरी कर देगी, मैं ये कह रहा हूं। धनांजी देवकर महाराष्ट्र, मुश्किल है सर, ये बीजेपी है कुछ नहीं देगी। भूपेंद्र प्रताप, विनोद भाई बड्डी की ये ना है वो तो छोड़ो, आप आपकी तरह डेली, अरे जा यार तू। विनोद से सोदिया, अब तो किसी को किसान जी बना होगा जो नहीं थे, ईसम की जीत दिलवा दे। बिल्कुल दिलवा देंगे भाई विनोद से सोदिया भाई, जब हम सारे लगाएंगे। दौलत राठौड़ जी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल सही सर, मैं बिल्कुल है भाई। विनोद कुमार, देवेंद्र सिंह लांबा, वेल डन, गो हेड, वेरी नाइस, जय हिंद। देरू, सही बात है, आप कुछ भी नहीं। धीरू भाई तुम्हारी जरूरत है ही नहीं। मुकेश जी का रे, कपिल भाई मैं भी 10-11 सालों से देख रहा हूँ, जितने आप मेहनती हो पूर्व सैनिकों को लेके, इतना मैंने कोई नहीं देखा। और ना कभी आपने कभी किसी से कोई पैसा मांगा, अपने हमेशा बात पूर्व सैनिकों के मान सम्मान और उनके हकों से ही शुरू करते हो और वहीं पे ख़त्म कर देते हो। मुकेश सर मेरा 12 साल हो गए आप जानते हैं, जब आपने इतनी लिख दिया, मेरा यही है कि पूर्व सैनिकों को उनके हकों के बारे में जागरूक करता रहूं, और हो सके तो संघर्ष को और बढ़ाए। ना मैं थका हूं, ना मैंने हार मानी।
ऐसा नहीं है। जैसे ये और भाई कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं मिलेगा, क्या होगा आंदोलन से, क्या होगा। भाई मैं आप लोगों की तरह नहीं कि घर में बैठ के ताश खेलता रहूं और उसको मिलेगा तो मेरे को मिलेगा, नहीं। हम तो संघर्ष करना जानते हैं, वो हम कर लेंगे। अगर संयुक्त मोर्चा बनता है, कमेटी बनती है, तो दिन रात एक करेंगे, फिर तन से मन से धन से। और ऐसा भी नहीं है कि चलो ये जो मिलिट्री सर्विस पे है, डिसेबिलिटी पेंशन है, फिटमेंट फैक्टर है, ये सब एक समान हो जाएंगे तो मेरा काम चल पड़ेगा। क्या पता मेरा काम आज अच्छा चल रहा हो, क्या पता मेरे को जरूरत ही ना हो कि ये एक समान हो जाएगा तो मैं कोई हेलीकॉप्टर में बैठ के लग जाऊंगा। नहीं, ये गलत फहमी है। कपिल का अच्छा काम चल रहा है, ठीक, अपने चटनी रोटी खा रहा हूँ, पर मेरे को रहता ये है कि 7.5 लाख माता बहनें सिर्फ 13,500 रुपये में गुजारा करें, तो उनकी आवाज़ कौन उठाएगा। क्या पता कल मैं किसी रोड पे एक्सीडेंट मेरा हो जाए तो मेरा भी परिवार में 7.5 लाख में शामिल हो जाएगा, तो कम से कम कोई उनकी आवाज़ तो उठाएगा। वो भी तो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। कभी आप लोग ये कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं या जो ये संगठन है, कभी इनके मुंह से इन 7.5 लाख माता बहनों का नाम सुना है? कभी नहीं सुनोगे। तो न्याय को, समानता को, स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को, इनको वही आदमी महसूस कर सकता है जिसने एड़ी पंजे पे संघर्ष किया हो, नौकरी करी हो, कि एक तरफ करोड़ों रुपया रखा हो और एक तरफ आपका आत्मसम्मान, आपकी समानता, आपका स्वाभिमान। तो जो सच्चा आदमी होगा वो करोड़ों रुपये को छोड़ देगा पर अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ेगा, अपने न्याय को नहीं छोड़ेगा, अपनी समानता को नहीं छोड़ेगा, अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ेगा। तो हम उस पाड़े में खड़े हैं जहां पर हम अपने आत्मसम्मान को लेना जानते हैं और उसके लिए संघर्ष करना जानते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।